बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही देखिए हर एक एग्जाम में जो है वो आपदा प्रबंधन से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। इस वजह से दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी जो घटनाएं हैं दोस्तों आपको बताना है वो कहाँ घटित होती है। रचनात्मक प्लेटों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे या विनाशात्मक प्लेट के सहारे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पर ही जो ज्वालामुखी घटनाएं हैं वो क्या होती हैं तो घटित होती हैं। सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं तो विनाशात्मक प्लेटों के किनारों पर घटित होती हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही साथ एमपी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आगे आने वाले दिनों में इनकी भी क्लासेस आने वाली हैं। एमपी की क्लासेस जो है वो आप देख ही सकते हैं प्लेलिस्ट पर। विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? जो हम बात करें यहाँ पे कि जो जितनी भी जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं दोस्तों वो कहाँ पर पाए जाते हैं? प्राचीन पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, गहन सागरीय मैदानों में पाए जाते हैं, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं या मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों वो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जहां जहां पर दोस्तों सबसे पहले ज्वालामुखी यहाँ पर कहाँ पर नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और वैसे बात करें तो प्रशांत महासागरीय पेटी में लगभग विश्व की 2/3 ज्वालामुखी जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पाए जाते हैं उद्गार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं कि कितने आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कि जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, यौगिक ज्वालामुखी। तो दोस्तों आवृत्ति के आधार पर जो यौगिक ज्वालामुखी है वो आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण में शामिल नहीं है। बाकी यदि हम बात करें जागृत ज्वालामुखी तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें जो उद्गार है वो लगातार होता रहता है वो जागृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पे कि प्रसुप्त ज्वालामुखी तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लगभग जो ज्वालामुखी जिनमें साल 2 साल में क्या होता है उद्गार होता है। और मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जहाँ पर जो ज्वालामुखी जिनमें काफी लंबे समय से जो है वो उद्गार नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? तो जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। तो दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो जागृत ज्वालामुखी होती है जिनमें लगातार क्या होता रहता है उद्गार होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत, यहाँ पे दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पूछा गया है। तो माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा या माउंट ब्लैक या दोस्तों माउंट किलिमंजारो। आपको बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों माउंट एटना कहाँ पर आता है? तो माउंट एटना कहाँ पर आता है? माउंट एटना इटली में आता है जो कि एक कैसा है जागृत ज्वालामुखी है। माउंट फ्यूजियामा दोस्तों ये जापान में आता है। माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया अफ्रीका में आता है। लेकिन माउंट ब्लैक जो है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए जितने भी ये जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप जो है वो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करें। लास्ट में एक एमसीक्यूज भी मैं आपको दूंगी, आपको बताना है उसका आंसर कि यह है क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। दोस्तों अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भागों का विस्तार हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त, शांत या मृत ये 3 भागों में वर्गीकृत किए गए। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो चट्टानों के या भूगर्भ की पिघली चट्टानें है वो बाहर आ जाती है, अन्य पदार्थ जो है वो बाहर आ जाते हैं। जब विनाशकारी प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तब ज्वालामुखी का क्या होता है तो उद्गार होता है।
और जो बाहर आता है दोस्तों एक गर्म रक्त तप्त लावा आता है, उसे ही क्या कहा जाता है, जब वो पृथ्वी पर आता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब ज्वालामुखी से निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के साथ साथ बहुत सारी गैसें वगैरह भी दोस्तों निकलती हैं। आगे क्वेश्चन आपको इसी का रहेगा। पृथ्वी की पपड़ी जो अर्थ क्रस्ट है कि ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरती की ऊपरी तली पर आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मैंने अभी अभी आपको इसका आंसर बताया हुआ है, जल्दी से देखिए, आपको बताने की अभी आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने अभी अभी बताया था, उसे मैग्मा कहा जाता है। दोस्तों जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो रक्त तप्त पदार्थ निकलता है दोस्तों, उसे कहा जाता है क्या? लावा। और जैसे ही वह लावा पृथ्वी पर आ जाता है तो उससे दोस्तों हम कहते हैं क्या? उसे दोस्तों कहा जाता है मैग्मा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? मैग्मा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पल्ले अश्रु है उसकी उत्पत्ति कब होती है? भूकंप के समय होती है, प्लेट विवर्तनी से होती है, ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है, या पर्वत निर्माण के समय होती है? तो दोस्तों जो पहले अश्रु है ज्वालामुखी उद्गार के समय ही किसकी उत्पत्ति होती है? तो पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट ये आकृति, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन कौन सी गैसें होती है? मैंने अभी भी आपको बताया था कि ज्वालामुखी में सिर्फ लावा ही नहीं अपितु बहुत सारी जो गैसें हैं वो निकलती हैं। आपको बताना है कि जल वाष्प के साथ साथ कौन सी गैसें निकलती हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन, या सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जल वाष्प के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये प्रमुख गैसें हैं जो ज्वालामुखी में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको एक बात और याद रखना है दोस्तों कि ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी है, इनसे आगे आने वाले समय में जो है वो और भी वीडियो जो है आने वाली है और आपको इसी प्रकार से एमसीक्यू जो है वो कवर कराने वाले हैं। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो लावा और धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को, लावा और चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताना है आपको दोस्तों। इसे कहा जाता है पायरोक्लास्ट। आप याद रखेंगे कि जो लावा, दोस्तों क्या हम बात कर रहे हैं कि लावा और धरातलीय चट्टानों के जो टुकड़े हैं उनके सम्मिलित रूप को कहा जाता है दोस्तों पायरोक्लास्ट। याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये रहा आपके सामने कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? जल्दी से आंसर करेंगे। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं? बताएं, आंसर करें। आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। आपके सामने आ गया कि आंसर है दोस्तों क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों मरुस्थल तो आपको मिल जाएंगे, ये आपको विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो मिल जाएगा, आपको बहुत सारी मरुस्थल मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये आप याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अग्निवलय, है ना। आपको बताना है कि जो सर्कल ऑफ फायर है अग्निवलय, वो किसे कहा जाता है? अग्निवलय किसे कहा जाता है? अटलांटिक परिमेखला को, हिंदू परिमेखला को कहा जाता है, प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है, या आर्कटिक परिमेखला को कहा जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे कि किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो अग्निवलय है वो प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। दोस्तों प्रशांत महासागर की यहाँ पर बात हो रही है, प्रशांत परिमेखला की बात हो रही है। प्रशांत सागर की जो पूरा क्षेत्र उससे ही हम क्या कहते हैं? प्रशांत परिमेखला। और यहाँ पर दोस्तों विश्व की लगभग 2/3 ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो लगभग जो 2/3 जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर आती है? तो रिंग ऑफ फायर अर्थात प्रशांत परिमेखला में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिस्मोग्राफ, है ना। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है?
सिस्मोग्राफी, आपको बताना है कि जो सिस्मोग्राफी है किसका विज्ञान है। नदियों के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोग्राफ, भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है, पर्वत के अध्ययन को कहा जाता है, या फिर दोस्तों ज्वालामुखी के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों यदि आपने जीव विज्ञान की शाखा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, आप उसमें देख सकते हैं कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है दोस्तों, भूकंप के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सिस्मोग्राफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ये रहा हमारा, जो आप जो इमेज में देख सकते हैं, ये क्या था, तो सिस्मोग्राफ था। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है कि सम भूकंप रेखाएं, दो समान भूकंप वाली रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को, दो समान चित्रों की मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, दो समान चित्रों को मिलाने वाली रेखाओं को सम भूकंप या आइसोसीस्मल लाइन के नाम से जाना जाता है। तो इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार नियमित होता है, इनका आकार अनियमित होता है, या दोस्तों इनका आकार वृत्ताकार होता है या एक रेखीय होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो कैसा था, अनियमित होता है। जो आइसोसीस्मल लाइन है, इनका जो आकार होता है, ये जो प्राय कैसी होती है दोस्तों, तो ये अनियमित होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी घटना है जो धरातल पर घटित नहीं होती, ज्वालामुखी, अक्षय, अपरदन या दोस्तों सुनामी। अगर हम एरोसन की बात कर रहे हैं दोस्तों, अक्षय, ज्वालामुखी या अपरदन या सुनामी, तो दोस्तों कौन सी घटना है जो धरातल पर घटित नहीं होती, तो दोस्तों कौन सी घटना है, सुनामी। क्योंकि सुनामी कहाँ पर घटित होती है, तो समुद्र तट वाले क्षेत्रों में या समुद्र में ही क्या होती है, घटित होती है। जहाँ पर भूकंप आता है वहां पर प्रायः सुनामी आती है दोस्तों। ये एक जापानी शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप का कारण बताता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा एक है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारण है जो एशिया का जो हमारा पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में भूकंप आते हैं उसका कारण है। एशियाई प्लेट के नीचे जब पैसिफिक प्लेट आ जाती है, एशियाई प्लेट के नीचे जब पैसिफिक आ जाती है, या यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट आ जाती है, या एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट आ जाती है, या पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे कि जब एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट आ जाती है तो तब वहां पर क्या आता है दोस्तों, भूकंप आता है, जो हमारा पूर्वी एरिया, जो पूर्वी एशिया है वहां पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एशियाई प्लेट के नीचे आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है। जब भूकंप आता है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे क्षेत्र जहाँ भूकंप आते हैं वहां पर दोस्तों क्या आती है, तो वहां पर सुनामी आती है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप या भूकंप और ज्वालामुखी दोनों। तो आपको याद रखना है ये दोनों नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्या है, भूकंप। जो प्रत्यास्थ पुनश्चरण का जो सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है, दोस्तों वो भूकंप की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्योंकि कई बार उपयुक्त सभी आंसर नहीं होता। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वाधिक लगभग 63% भूकंप किस पेटी के अंतर्गत आती है। अभी हमने दोस्तों पढ़ा था कि इसका आंसर क्या है, तो प्रशांत परिमेखला या प्रशांत महासागरीय पेटी। तो सबसे ज्यादा जो भूकंप आती है वो कहाँ पर आती है, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में लगभग विश्व के 63% जो भूकंप है वो आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। सुनामी किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं, दोस्तों जापान। क्योंकि सुनामी जो है वो कहाँ का शब्द है दोस्तों, जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखिए जो सुनामी है वो जो हमारा फिनलैंड हो गया है ना, जापान हो गया,
ये जो है वो सुनामी से काफी ज्यादा क्या है, प्रभावित है। हमारे भारत की यदि हम बात करें तो हमारे जो भारत में चक्रवाती वाला क्षेत्र है, जहाँ पर सुनामी आने की संभावना है, जो हमारा समुद्र तट वाला क्षेत्र है, उड़ीसा हो गया, है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो सुनामी आने की आशंका जो है वो बनी रहती है। तरल पदार्थों से ना होकर गुजरने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी है? दोस्तों आपको बताना कि जो तरल पदार्थ, ऐसी भूकंपीय लहरें जो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती हैं, भूकंपीय लहरें वो कौन सी हैं? पी वेव्स, एल वेव्स, एस, या फिर इनमें से कोई नहीं, तरल पदार्थों में से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों अभी एनटीपीएससी मेंस में 3 मार्कर में भी एक क्वेश्चन आया था कि क्रोड से, है ना, ऐसा कैसा अनुमान है कि जो क्रोड में कौन सी जो लहरें हैं वो होकर गुजरती हैं। तो देखिए उसी से हम जानते हैं कि जो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती हैं वो कौन सी तरंगे मानी जाती हैं। दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए कि जो एस वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं, वो किससे नहीं गुजरती हैं दोस्तों? तो वो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती हैं। और एस वेव्स भी जो है वो क्रोड से होकर नहीं गुजरती है। इसी कारण ऐसा माना जाता है कि जो क्रोड है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो किससे बना हुआ है? एस वेव्स से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, अधिकेंद्र या जो एपिसेंटर है, भूकंप का एक बिंदु है जो किससे संबंध है? एपिसेंटर पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, या भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। आपको जल्दी से आंसर देना है इसका। देखिए मैं जानती हूँ कि इसका आपको इसका जो है वो आपको बी भी लग रहा होगा, सी भी लग रहा होगा, डी भी लग रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सी और डी में ऐसे लग रहा होगा। दोस्तों वह है स्थान जहां पर भूकंप का, देखिए भूकंप आपको याद रखना है दोस्तों कि भूकंप उद्गम के केंद्र के ऊपरी जो भूपृष्ठीय बिंदु है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों एपिसेंटर। किस नाम से जाना जाता है उसे दोस्तों? एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। वह बिंदु जहां से भूकंप का उद्गम होता है उसे कहा जाता है मूल बिंदु, जहां से भूकंप का उद्गम होता है। और जो भूकंप केंद्र से, जिसे भूकंप केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, और एपिसेंटर वह होता है जहां पर दोस्तों भूकंप केंद्र से सीधे जहां पर भूपृष्ठ पर क्या होता है दोस्तों? भूपृष्ठीय बिंदु होता है, उसे कहा जाता है उद्गम केंद्र के ऊपर वाले भूपृष्ठीय बिंदु को क्या कहा जाता है? एपिसेंटर के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। आपको बताना है कौन सी जो भूकंपीय तरंगे हैं जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं? क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो देखिए प्राथमिक तरंगे हैं, या फिर वह द्वितीय तरंगे हैं, या दीर्घ पृष्ठीय तरंगे हैं, या फिर दोस्तों क्षैतिजीय तरंगे हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? जो दीर्घ पृष्ठीय तरंगे वो सबसे ज्यादा क्या होती है? तो हानिकारक होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो विनाशकारी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को, जहाँ जहाँ पर क्या हुआ विनाश हुआ है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आती है सहभूकंप कहा जाता है। ये सही है, जहाँ पर भूकंप एक साथ आया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैं भी बैठती हूँ, यहाँ के साथ साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में या फिर किसी भी एक और अन्य स्थान, हम गुजरात की बात करें, तो एक ही स्थान पर जहाँ पर भूकंप आया है तो उन दो रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? सहभूकंप रेखा। जहाँ पर भूकंप एक साथ आया है तो वो क्या हुआ? सहभूकंप रेखा। और भूकंप जहाँ पर क्या हुआ है? भूकंप आ चुका है, उसके बाद में बर्बादी स्थानों वालों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप। तो सहभूकंप, समभूकंप अलग अलग है। ठीक, भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला जो यंत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो सिस्मोग्राफ कहलाता है। दोस्तों ये 3 ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि समभूकंप रेखाएं जो होती हैं वो अनियमित होती हैं, अभी हमने देखा था। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।